तो हमारी जो चर्चा चल रही है ज्योतिष में, जिसमें कि हमने फर्स्ट हाउस में डॉक्टर को रखा था और चौथे भाव में मेडिसिन्स को रखा था, यानी कि औषधि को, और सप्तम भाव से रोग और दसम भाव से रोगी। ये 4 पॉइंट हमने मुख्य रूप से देखे थे। अब हम जो आज नई टेक्निक सीखने जा रहे हैं वो टेक्निक बहुत ही आसान है कि जब हम किसी व्यक्ति की प्रश्न कुंडली को लिखते हैं तो व्यक्ति का ये भी प्रश्न होता है कि रोग कहाँ पर है। कभी कभी अंदर के रोग मालूम नहीं लगते, जैसे मस्तिष्क संबंधी विकार अक्सर हमें मालूम नहीं लगता। छोटी मोटी हरकतें, मानसिक समस्याएं, हमें नहीं लगता कि ये कोई परेशानी का कारण है। इसी प्रकार से अनेकों प्रकार के रोग हैं जो रोग होते हुए भी हम जिसे रोग नहीं मानते। पर वो रोग पूछता है या नहीं पूछता है, प्रश्न कुंडली में भी काल पुरुष की कुंडली के द्वारा रोग को पता करने का तरीका लिखा गया है। ये तरीका बहुत सिंपल है। आज मैंने क्लास में आने से पूर्व ही आपको व्हाट्सएप पर एक फोटो खींच के भेज दिया है कि किस शरीर के अंग का संबंध किस ग्रह से है, किस भाव से है। ये सब चीजें वैसे तो आप ऑलरेडी जानते हैं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो नया जो मैं आज आपको कराने जा रहा हूं उसमें नया कुछ नहीं है। राशि का संबंध शरीर के किस अंग से। जब मैंने बेसिक क्लास आपको पढ़ाई थी तो उसमें नारायण जी की तस्वीर बनाई थी और उनके शरीर के अंगों के साथ जोड़ करके बताया था कि शरीर के अंग का कौन से राशि के साथ संबंध है। अब टेक्निक क्या कहती है, 9:12 की अभी एक कुंडली बनाई है, इसी समय प्रश्न कुंडली बनाई जाए 9:12 की। बन चुकी है आप लोगों की कुंडली, चार्ट बना है? हाँ सर। वेरी गुड। क्या लगन निकल कर के आया है? मीन। अरे अच्छा, फिर मीन आ गया। ऐसा करते हैं, अब मीन को हटा करके मेष कर दो, क्योंकि मीन का चार्ट हम कई बार कर चुके हैं घुमा तो दें? उससे वही रिजल्ट निकल के आएगा। इसको मेष कर दीजिए दलेल साहब। रोटेट कर देता हूँ। हाँ, मेष पे कर लिया है। सभी लोग मेष लगन की कुंडली के हिसाब से कुंडली बना लें। मैं भी कोशिश करता हूँ। बना दी सर। प्रदीप जी बताएंगे थोड़ा, ये कौन सा ग्रह कहाँ पर है? सेकंड हाउस में राहु, राहु, फिफ्थ में मरकरी, मार्स एंड सन, सूर्य, मंगल और बुध, सिक्स में वीनस, शुक्र, और 10th में सैटर्न, सप्तम में शनि है, 10th 10th में शनि, और 9th में मून, धनु राशि में चंद्रमा, और 11 में जुपिटर। बृहस्पति। 9:13 की कुंडली है।
सूरत। 9:13। ठीक है, वीनस कहाँ है प्रदीप जी? वीनस उसको छठे भाव में बिठा दिया जगदीश जी। छठे में, थैंक छठे में यू। 6। इस प्रकार से ये कुंडली निकल करके आती है। अब मैं आप लोगों के पास आता हूं, आप लोगों ने कुंडली बना ली है। बहुत आसान तरीका, आप सबसे पहले ये देखिए कौन सी राशि में पाप ग्रह बैठे, सिंपल सेलेक्ट कीजिए। तो पहले तो वृष वृष में ही आगे सर, फिर सिंह राशि में, तो और सबसे पहले हम जगदीश जी के कहने पर वृष राशि को लेते हैं। वृष राशि में राहु विराजमान है। आपने देखना है शनि ग्रह, राहु ग्रह, ये दो ग्रह ऐसे हैं जो वायु कारक होते हैं। मैं चलो शुरू से बताता हूं। सबसे पहले आप लिखें सूर्य, मंगल और केतु, 3 ग्रहों को नोट करें। सूर्य, मंगल और केतु, ये पित्त कारक, पित्त मैंने हीट जनरेट करने वाले। अब 3 ग्रह कफ कारक हैं, चंद्रमा, गुरु और शुक्र। कफ, जो हम बलगम निकलता है ना, गाढ़ापन बलगम जो बाहर निकालते हैं, ऐसा पूरा हमारी छाती के अंदर होता है। और हम कफ उसे समझते हैं जो खांसी होती है, पर एलर्जी के रोग और नाना प्रकार के जितने प्रकार की एलर्जीज होती हैं, खांसी है, जुकाम है, फेफड़ों की समस्या है, लंग्स जिसे कहते हैं लंग्स की प्रॉब्लम है, श्वास लेने और उसकी दिक्कतें हैं, अस्थमा है, ये सब कफ संबंधी रोगों में आता है। और मोटापा है, ये भी कफ संबंधी रोगों में आता है। कितना आसान तरीका याद करने का। आपने पित्त को 3 पार्ट में 3 ग्रहों के साथ अलग कर दिया, कफ को 3 ग्रहों के साथ अलग कर दिया। अब तीसरा दोष आयुर्वेद के अनुसार है वात, वात मैंने वायु। अब 3 ग्रह बाकी कौन से बचे? शनि बच गया, राहु बचा और बुध ग्रह बचा। बुध ग्रह के साथ एक टर्म्स एंड कंडीशंस और लागू होती है कि वो, उसमें वायु का गुण तो है ही है, उसमें पित्त का गुण भी है, उसमें वात का, पित्त का, कफ का, तीनों का गुण है। पर वो कौन सा दोष अख्तियार करेगा, यह वो डिसाइड करेगा जिस ग्रह के साथ वो बैठा होगा। जिस भी ग्रह के साथ बुध ग्रह बैठेगा, जैसे अगर बुध आपका मंगल के साथ बैठ गया तो ये पित्त जनरेट करेगा, अगर ये शनि के साथ बैठ गया तो वायु जनरेट करेगा, अगर ये शुक्र के साथ बैठ गया तो ये कफ जनरेट करेगा। तो बस बुध के मामले में हमें ये ध्यान रखना। अब ये ग्रह अलग हो गए, 3 दोष मैंने अलग से बता दिए। तो आपने क्या देखा कि राहु जो है वो वायु विकार देता है। वायु का मतलब होता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। सिंपल हिंदी भाषा में बताऊं तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, हमारे शरीर में मूवमेंट करने के लिए, चलने डुलने हिलने के लिए वात काम करती है, मतलब वायु काम करती है। वात बोलते हमें रोग की सी फीलिंग आती है, परंतु ऐसा नहीं है। वायु हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। हम सुबह सुबह जो मोशन जाते हैं उसमें भी वायु का बहुत बड़ा हाथ है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया तो समझो कि उसकी वात बिगड़ी हुई है। वायु बिगड़ेगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, वायु बिगड़ेगी, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, वायु बिगड़ेगी, वहम की स्थितियां आएंगी। जितने भी लोगों को वहम होता है ना, तो सिंपल सा मामला है कि यह इसका वायु बिगड़ी हुई है। वहम की समस्या, सपने में भूत प्रेत दिखाई देना, या ऐसे वहम की स्थितियां बनना। यार मैं आज मेरे पास एक पेशेंट नाम आ रहा है, क्लाइंट आया, वो कहने लगी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी ऊंचाई पर खड़ी हूं और मैं कूद जाऊं।
और मैं जब भी किसी ऊंचाई वाले स्थान पे जाती हूँ मेरा दिल करता है मैं इसमें छलांग लगा, पर मैं मरना नहीं चाहती, वो मरना नहीं चाहती। तो वायु जो है बहुत सारे रोगों को गड़बड़ा देती है। जैसे मान लीजिए हार्ट का रोग है नहीं, फिर भी हार्ट की पल्स रेट बढ़ा देती है वायु, क्योंकि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपके लंग्स के ऊपर भी तो दबाव देती है और आपके हार्ट की तरफ भी देती है। लंग्स वाले एरिया में तो कभी कभी पता ही नहीं चलता, पर हार्ट वाले में एकदम ऐसा लगता है, हाँ उसको लगता है जैसे ही गैस रिलीफ होती है उसको बच गए, रह गए हैं, अभी यही है। तो इसीलिए वो कोई चूरण चारण गोली गोली खाता है तो उसका मामला सेट हो जाता है जैसे ही गैस निकलती है। तो वात का सबसे भयंकर रूप क्या है? आर्थराइटस। आपके बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट को रोक देता है। इसका और भी भयंकर रूप पैरालाइज कर देता है, बॉडी के आधे पार्ट को पैरालाइज कर देता है। तो हमेशा ध्यान करें, इसे वैसे अधरंग कहते हैं हिंदी में। आधा शरीर का अंग खराब हो गया, वो काम नहीं कर पा रहा, तो दो ग्रहों को चुनना, शनि को और राहु को। देखो कि किसने गड़बड़ की है। क्या देखना है? शनि या राहु में से कौन सा है। अगर शनि ने पैरालाइज किया है यानी शनि के द्वारा अधरंग आ गया तो ठीक होना मुश्किल है। अगर राहु के द्वारा आया है समय लगेगा पर ठीक हो जाएगा। अब आपको व्हाट्सएप पर मैंने भेजा है कि किस शरीर के अंग के साथ कौन सा शरीर राशि जुड़ी है, कौन सा रोग जुड़ा हुआ है। अब वृष राशि के ऊपर देखो, क्योंकि राहु के कहाँ बैठा है? 2 नंबर की राशि में बैठा। ये सिर्फ मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं, मैं इसकी वो नहीं कर रहा। मेरा मकसद सिर्फ आपको समझाने का है। जैसे क्लास में टीचर कहते हैं ना, माना की संख्या 100, अब 100 होता थोड़ी है, मान लेता है। तो ऐसे ही हमने मान लिया कि ये कुंडली है, मेष लगन की है और इसमें ये ग्रह की स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर लग्नेश मंगल वैसे भी पंचम भाव में आ रहा है, ये ध्यान रखना। तो रोग की स्थिति के चांसेस कम है। लग्नेश को कंबस दिखा रहा है गुरुजी। हाँ, कंबस्ट हो गया, सूर्य मंगल साथ बैठे हैं। चलो उस पे भी आएंगे, ध्यान रखना। अस्त ग्रह की जब बात करेंगे, बकरी ग्रह की जब बात करेंगे तो क्या करेगा अस्त ग्रह वो बताएंगे। ये ध्यान रखना कहीं छूट ना जाए। तो आप देखिए अब वृष लगन में नहीं सॉरी वृष राशि में कौन कौन से रोग लिखे हैं। व्हाट्सएप खोलो अपना। मुख, दांत, जिह्वा, आंख। मुख यानी मुंह, दांत अंदर के, और क्या लिखा है? जीवा, टंग, जीभ, जीभ, आंख, आंखें। आंखें सबसे ज्यादा प्रभावित होती है पित्त के साथ। तो यानी आंखों का रोग नहीं है, उसको साइड में करते जाओ। जब आपके शरीर में पित्त ज्यादा हो जाता है तो ये आंखों में गड़बड़ी होती है, ये थोड़ा ध्यान रखना। इसलिए आयुर्वेद में क्या टेक्निक है, जो आंवले का चूर्ण होता है उसका पानी से आंखें धोने का बहुत अच्छा उसमें टेक्निक बताते हैं कि आंवले को रात भर भिगो दो चूर्ण को और उसको निथार ले, छान ले, जो पानी है उससे आंखें धोए। उनके पास एक वो भी आता है, आंखें धोने का भी आता है हिसाब किताब। तो आंवले के पानी के द्वारा आंखें धोने से वो क्या करता है, पित्त को शांत करता है। अगर आपके आंखों में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपने शरीर के पित्त पर ध्यान दें। तो ये समझिए आंखों की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, जीभ की और दांत की प्रॉब्लम हो सकती है। जीभ में सुनपना आना, जब भी पैरालिसिस होने के संकेत मिलते हैं
हमेशा वायु दिमाग पर अटैक बहुत करती है, ध्यान रखना। वायु का पहला अटैक दिमाग पर होता है। जीभ में सुनपना आना, ये हार्ट को तकलीफ में भी डाल देता है। इसे एक प्रकार से स्ट्रोक का लक्षण भी कहते हैं। स्ट्रोक्स जो आते हैं वो भी वात के कुपित होने के कारण आते हैं। पित्त का भी प्रभाव होता है उसमें। स्ट्रोक चाहे हार्ट का हो चाहे ब्रेन में स्ट्रोक हो, उसके पीछे वायु जिम्मेवार होती है। इसलिए स्ट्रोक से बचने के लिए जो दवा दी जाती है ना खून पतला करने की, उसके अंदर गैस्ट्रिक को भी डाउन करने का साल्ट मिला देते हैं। कभी भी आप देखिएगा उसमें जो भी लोग खून पतला करने की दवाई लेते हैं तो उसमें गैस्ट्रिक रेसिस्टेंट शब्द लिखा रहता है कि गैस को वो रोकती है। और साथ में किसी को ज्यादा संभावनाएं बनती हैं तो गैस की दवाई डॉक्टर देना नहीं भूलता, तो प्रेशर को तुरंत रिलीज कर देती। तो अगर ऐसी समस्या आती है तो ये समस्या स्ट्रोक को दिखाती है। दांतों में खोखलापन होना, ध्यान से सुनना, दांतों में खोखलापन होना, अंग्रेजी में बोलते कैविटी हो गई। अब दांतों में कीड़ा कभी नहीं लगता, ये ध्यान रखना। हम बोल देते हैं, हम इंडियन है ना, कुछ चीजें हम सब मान के चलते हैं कि ऐसा है तो ऐसा है। पर अगर समझदार डेंटिस्ट से आप बात करोगे तो कीड़ा कुछ, मैं भी सोचता था कि कोई कीड़ा होगा, छुप के बैठता होगा छोटा सा और वो काला काला करता होगा, अंदर से खाता होगा। पर एक डेंटिस्ट ने मुझे बताया कि कीड़ा नहीं होता, कोई जिंदा कीड़ा नहीं होता उसके अंदर। जर्म्स जो होते हैं बस वही कीड़े को मान लिए जाते हैं। वो धीरे धीरे प्रोग्राम पर पार्टी करते रहते हैं कई दिनों तक, उनकी पार्टी चलती रहती है। जहां पार्टी खत्म होती है वहां वो काला रंग कर देते हैं बस। ये भी वायु के कुपित होने का लक्षण है। अगर दांतों में केविटी ज्यादा बन रही है, दांतों के बीच में छेद है, ये वायु के कुपित होने का लक्षण। तो राहु यहाँ पर क्या कर सकता है? स्ट्रोक की समस्या पैदा कर सकता है या दांतों के अंदर केविटी पैदा कर सकता है, बाकी यहाँ कुछ नहीं करेगा। पर ये मेष राशि में होता तो ब्रेन स्ट्रोक कर देता है। अब समझने की बात है, अगर मेष राशि में राहु होता, यानी नंबर 1 की राशि में होता, अगर राहु बैठा होता, परंतु सबसे पहले प्रश्न कुंडली से ये जरूर देख लेना कि रोग होने के चांस है या नहीं। ये सबसे पहले देखना है आपने। ऐसा नहीं कि वो बेचारा शादी का प्रश्न पूछने आया है और आप देखो रे 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 तो वृष राशि के अंदर जो है राहु बैठ गया, अरे भाई तेरे दांत खराब हो रहे हैं, तेरे को स्ट्रोक हो सकता है। वो कहे यार क्या उल्टी बात करा, मैं शादी के ख्वाब पाल के आया हूँ, तू दांतों के पीछे पड़ा हुआ। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले प्रश्न को सुने, प्रश्न का पीछा करें। ध्यान रखना, प्रश्न का पीछा करना है। व्यक्ति बोल क्या रहा है एग्जैक्टली, आपने ये समझ लेना है, बात को गांठ बांध लेना है। इट्स ए डिवाइन साइंस। अपना दिमाग नहीं लगा। जो अगर वो गलत प्रश्न पूछ रहा है तो गलत पूछने दो, आप उसमें इंटरफेयर नहीं करें, क्योंकि प्रश्न कुंडली इसी बेस पर आधारित है कि उस व्यक्ति के दिमाग में क्वेश्चन क्या आ रहा है, प्रश्न क्या आ रहा है। जो प्रश्न उसको निकल रहा है उसको निकलने दो। अगर वो कहता है कि मैं शादी का प्रश्न पूछने आया हूं पर मेरा पहला बच्चा कब होगा, प्रश्न बड़ा उठपटांग है। प्रश्न शादी का लेके आया और पूछ रहा है कि मेरा बच्चा कब होगा, तो यहाँ पर कारेश सीधा पंचम भाव बन जाए, सप्तम की जगह। आपने प्रश्न का लास्ट क्या निकल रहा है, लास्ट ही निकल रहा है, वो बच्चा के बारे में पूछने आया कि पहला बच्चे के बारे में पूछना चाहिए, वो आपने उसके रिजल्ट को बताना है।
वो पूछने आया है क्या मैं बीमार हो सकता हूं। अब आपने देखना है पाप ग्रह किस राशि में बैठा है, लगन का स्वामी कहाँ बैठा है, क्या लगन के स्वामी का और चंद्रमा का छठे से संबंध बनता है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि क्या मैं बीमार हो सकता हूं, अरुणा जी आप पुराने वीडियो देखिएगा जिसमें बताया गया है कारेश क्या होता है। कारेश का मतलब है वह भाव जिसको कि काम करने के लिए दिया गया है। जैसे इस समय प्रश्न रोग का चल रहा है तो छठा भाव रोग का है, बीमारी का छठे भाव से संबंध है। तो लगन का स्वामी शरीर और चंद्रमा का यदि किसी भी कारण से संबंध बन जाए, किसी भी एंगल से कोई संबंध छठे भाव से बन जाए तो रोग होगा। लग्नेश और या चंद्रमा का संबंध अष्टम भाव से बन जाए प्रश्न कुंडली में, ये ध्यान रखना। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कुछ लोग अपनी ही कुंडली देखना शुरू कर देते हैं और भूल जाते हैं कि प्रश्न कुंडली की क्लास। मेरे साथ लाइव क्लास में ये बहुत होता था, महिलाएं अपनी कुंडली देख रही होती थी, मैं कहता था ये प्रश्न कुंडली है, प्रश्न कुंडली अलग चलती है, परंतु वो उन्हीं सूत्रों को अपनी कुंडली में लगाने की कोशिश कई बार कुछ लोग करते हैं। तो ऐसा नहीं करना, ये उसी समय के इंस्टेंट कुंडली है। अगर अष्टम भाव से संबंध है तो बीमारी लंबे समय तक चलेगी और अचानक से होने वाली दुर्घटनाएं अष्टम भाव से देखी जाती है। अब अचानक से दुर्घटना क्या, आप खड़े हो और कोई गाड़ी वाला टक्कर मार गया, ये अचानक की बात है। जिस पेड़ के नीचे खड़े हो वो पेड़ की टहनी टूट के गिर गई, आपके थोड़ी बहुत चोट लग गई, यानी कि अनवांटेड घटनाक्रम जिसके बारे में हमने इमेजिन भी ना किया हो, वो घटनाएं, घटना नहीं कहनी चाहिए, दुर्घटनाएं अष्टम भाव से रिलेटेड होती हैं, जिनका रूट कॉज कोई ना हो। मैं इसको बोलता हूं जिसका कोई रूट कॉज ना हो, मतलब जिसका कोई कारण ना समझ में आए। आप सड़क पार कर रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं, अपने स्थान पर सही हो, और किसी बेवकूफ ने बाइक चलाते चलाते दोनों हाथ छोड़ दिए आपको देख करके। अब इसमें आपका क्या कसूर, वो बाइक घूम के आपकी तरफ आ गई, कर लो क्या करो। किसी गाड़ी का टायर निकल गया और टायर आपको लपेट लिया, वो कहां से निकला था, कहां पहुंच गया और कहां चोट मार दी। ये मेरी सगी चाची के साथ ऐसा हो, वो अपने घर के बाहर खड़ी थी और किसी गाड़ी वाले का टायर निकल गया, वो तो नीचे सड़क में लग गई और वो टायर, चलो वो तो बहुत दूर से आ रहा था इसलिए उसकी थोड़ा स्पीड कम हो गई, फिर भी टायर भारी होता है, तो उसको बेचारी को चोट लगी और चोट इतनी लगी कि उसकी बेचारी की हड्डी टूट गई और वो बेहोश हो गई। और उसका गुड़गांव में फिर इलाज कराया ऑर्थोपेडी इससे, हड्डियों के डॉक्टर से, और वो बेचारी 6 महीने तक बड़ी परेशान हुई। अब ये क्या है, ये अनवांटेड घटना है। और हमारे घर के बाहर नारनौल में ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि हम अगर अपने घर के फ्रंट पर खड़े हुए हैं कि इस तरह प्रकार से कोई एक्सीडेंटल घटना हो सकती है, ऐसी सपने में भी नहीं सोचा जा सकता। तो ये ऐसी घटना, इसे हम अष्टम भाव की घटना कहते हैं, जिसके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। जैसे आप वृंदावन में जाएं और बंदर आपका चश्मा ले जाए, मेरी टोपी ले गया था, फिर उर्मी जी ने बचाया, बंदर को कहा तो आदमी को, बंदर को तो नहीं कहा, फिर उसको गिफ्ट दिए, उसको फ्रूटी पिलाई। अब ये वो घटना थी जो अनवांटेड थी, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। थोड़े से सर्दियों के दिन थे, टोपी पहने तो मरे, नहीं पहने तो मरे। जिसके बारे में मुझे था कि चश्मा उठा के ले जाएगा, तो एक बार मेरा चश्मा उठा के ले गया था, तो इस बार हम चश्मे की तरफ तो पूरा फोकस थे,
कि नहीं पकड़ने देंगे, पर पट्टा टोपी ले गया। तो ये अष्टम भाव की दुर्घटना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आपने इन ज्योतिष में घटना कर्मों को रिलेट करना होता है कि कहाँ की घटना, प्रश्न कुंडली में ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये व्यक्ति जो बात कर रहा है, ये घटना का संबंध किस भाव से है, किस ग्रह से। ग्रह कौन सा होगा? राहु। अचानक से दुर्घटना का कारक ग्रह राहु होगा और उल्टी सीधी हरकत वाली घटना अष्टम से आएगी। तो दो चीजों को एक साथ याद रखें। अच्छा, और भी इंपॉर्टेंट बात, एक व्यक्ति को चलो जो होना है हो गया, बेचारे को चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटलाइज हो गया। उसके घर वाले आते हैं, परिवार का कोई सदस्य होता है, कहता है जी, सीधा सीधा कहता है, आपसे कुछ नहीं छिपाता, जी बंदे का एक्सीडेंट हो गया और फला फला हॉस्पिटल में है, और वो बचेगा नहीं बचेगा। अब आप क्या करें? आपने पहला स्टेप वही उठाना है जो मैंने कल इससे पहली क्लास में आपको बताया था। उस 4 चीजें बताई हैं, वैद्य बताया है, रोगी बताया है, रोग बताया और दवा बताई है। उसे बड़े ध्यान से देखना, फिर दूसरे पॉइंट पर आना कि रोगी बचेगा या नहीं बचेगा, क्योंकि एक्सीडेंट जबरदस्त हो गया। जब पर परिवार वाले आए तो आपने देखना है फर्स्ट हाउस को और सूर्य ग्रह को। ध्यान रखना, एक सूत्र बताता हूं आपको। पहला भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, 1st, 5th, 9th, 10th एंड 11th, ये 5 भाव ऐसे होते हैं जो आपकी रक्षा करते हैं, सेफ्टी करते हैं आपकी। 1st, 5th, 9th, 10th एंड 11th। अब सबसे बड़ा शरीर की रक्षा करने वाला ग्रह होता है सूर्य। तो प्रश्न कुंडली में आपने देखना है सूर्य के हालात कैसे हैं भाई, सूर्य के हालात कैसे। अगर सूर्य मजबूत है, प्रश्न कुंडली में अगर सूर्य मजबूत है तो रोगी बचेगा, शरीर की रक्षा होगी। कई बार क्या होता है, अंग भंग की स्थिति हो जाती है। अंग भंग का मतलब बेचारे का हाथ टूट गया, या ऐसी सिचुएशन आ रही है, डॉक्टर कहेगा भाई मेरे को हाथ काटना पड़ रहा है, या बंदे की टांग काटनी पड़ रही है, ऐसी सिचुएशन हो गई है। तो क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? तो अगर सूर्य अच्छा आया प्रश्न कुंडली में तो अंग भंग वाली स्थिति से बच जाएगा, शरीर प्रोटेक्ट होगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि शरीर में कोई बीमारी के कारण हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, एक्सीडेंट नहीं हुआ, बीमारी के कारण हो गया, तो आपने क्या देखना है? बृहस्पति को देखना है, सूर्य तो देखना ही देखना है। सन ऑलवेज प्रोटेक्ट द बॉडी, ओवरऑल बॉडी की प्रोटेक्शन सूर्य के हाथ में है। जुपिटर बहुत जल्दी जल्दी ठीक करने की बात को कहता है, आपके लिए आशा की किरण है। यानी कि प्रश्न कुंडली में लगन या लग्नेश, याद रखें, लगन या लग्नेश को गुरु देखता है। तो ठीक होने की आशा बनती है। तो यानी सामने वाले को कह सकते हो भाई चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, समय जरूर लगेगा पर ठीक हो जाएगा। तो ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो आपकी हेल्थ से के मामले में बड़ी सेफ्टी करते हैं।
अगर इन दो ग्रहों की स्थिति अच्छी आती है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चाहे डॉक्टर कुछ भी कहे। देखा कितनी बड़ी बात है। चाहे डॉक्टर कह दे भाई ये तो 3 दिन के लिए बचेंगे, 10 दिन के लिए बचेंगे, 5 दिन के लिए बचेंगे, चाहे वो कुछ भी कहे, डॉक्टर हाथ खड़े कर दे। जैसे कई बार पेशेंट के जो घर वाले आके कहते हैं कि साहब डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए, तो आपने घबराना नहीं है, मतलब उनके घर वालों की बात नहीं सुननी है। कई जोशी बेचारे क्या करते हैं और उनके घर वालों की बात मान लेते हैं। अच्छा डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, जोशी पहले ही हाथ खड़े कर देता है कि जब डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए तो अपन ऐसा नहीं करना है। वो बेचारा इसीलिए आपके पास आया है कि डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं, अब आशा की किरण आप है। दो काम करने, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है क्या ग्रह उस व्यक्ति की मदद कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो उपाय बताना है जिससे सेफ्टी होने के चांस हो, यानी कि इसे ज्योतिष में बोलते हैं रक्षक उपाय। रक्षक उपाय बताने हैं। अरुणा जी आप बीच बीच में मत लिखो, मैं आपको टाइम दूंगा, इससे मैं थोड़ा ध्यान इधर उधर हो जाता है। जैसे अभी आपने लिखा कि गुरु के कमजोर होने से कौन सी बीमारी होती है, गुरु कमजोर होगा तो कफ संबंधी रोग होगा, गुरु डाइजेस्टिव इश्यू पैदा करेगा, गुरु का संबंध लीवर के साथ है, तो बहुत सारे मुद्दे हैं। मैंने आयुर्वेदा एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई थी, लगता है दोबारा पढ़ानी पड़ेगी। मैं क्या बात कर रहा था, मेरे भी लगता है वायु विकार की समस्या आ गई। क्या ग्रह मदद कर रहा है? रक्षक उपाय बताना। ग्रह क्या रक्षा कर रहा है? रक्षक उपाय बताने हैं, दो काम करने हैं, बचेगा नहीं बचेगा ये बताना है, अन्यथा रक्षक उपाय देने हैं। ऐसे नहीं हाथ खड़े कर दो और तुम भी डर जाओ भाई ये अब नहीं कुछ होना, तो उपाय जरूर बताओ उसे। जो भी हो सके भाई करनी फिर परमेश्वर के हाथ में। आप अपने तरीके से जो शास्त्र सम्मत उपाय हैं उनको जरूर बताओ। और करते कैसे उपाय, जो ग्रह उस रोग को बढ़ा रहा है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, सबसे पहले उसका दान करवाओ तुरंत। कितना दान होगा? वजन के बराबर। ये गलती ना करें है कि 1.25 किलो दे दो जी, 1 किलो चावल दे दो जी, 1 किलो दूध दे दो जी, मत चक्कर में पड़ना। सीधा वजन के बराबर, और हालत नाजुक हो तो डेली दिलाना। और वार वूर के चक्कर में मत रहना कि बृहस्पति का दान है तो बृहस्पति को होगा, बिल्कुल नहीं। सोमवार को पेशेंट है तो सोमवार से ही शुरू कर दो, मंगलवार से शुरू कर दो। ये ध्यान रखना, ये इमरजेंसी केस होते हैं। इमरजेंसी केस में तुरंत इलाज किया जाना चाहिए, तुरंत दान किया जाना चाहिए, जो रेमेडी करनी है तुरंत शुरू होनी चाहिए। मेरे पास कोई आता है पेशेंट, मैं कहता हूं मेरे यहाँ से जाते ही रास्ते में ही रेमेडी करके जाना, घर भी मत पहुंचो, रास्ते में ही रेमेडी शुरू कर दो, क्योंकि उस व्यक्ति को आपकी प्रार्थनाओं की तुरंत जरूरत है। या नियम कायदे कानून नहीं चलेंगे, कोई मंत्र जाप पाठ पूजा अगर शुरू करानी है तुरंत कराओ, दान करना है तुरंत करो। ये दान वाले उपाय बहुत उत्तम माने जाते हैं, और सोना दान जरूर करना चाहिए। ऐसे में ये ध्यान रखें, खास करके अगर वो व्यक्ति बुजुर्ग है तो। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति बुजुर्ग है और नेचुरल आयु से जा रहा है, वो बेचारा 80 साल 90 साल जो भी अंतिम समय है, कोशिश करो उससे पूछने की कोई चीज वो दान करना चाहता है, किसी मंदिर में, शिवालय में, धर्म संस्थान में, जहां उसकी आस्था है। आप प्रश्न मत पूछना, ग्रह मत देखना, जो उसकी आस्था है
उस आस्था के अनुसार लिखो और तुरंत दान के लिए संकल्प कर दो। एक आपको सत्य घटना बताता हूं मेरे परिवार की। मेरे दादाजी 90 साल से ऊपर की आयु के थे। तो एक बार उनकी ज्यादा तबीयत खराब हुई और उन्होंने स्वयं को कहा कि अब मुझे बिस्तर से उतार के नीचे लेटा दो। नीचे लेटा दिए तो हमारे ये पिताजी और ये सारे भाई इकट्ठे हुए और इन्होंने कहा भाई, इन्हें भी लगा बेचारों को कि भाई मामला गंभीर हो गया है, तो शायद अंतिम मामला है। तो इन्होंने कहा भाई बताओ क्या करना चाहिए, आपकी क्या इच्छा है। तो उन्होंने कहा भाई मैं कबूतरों को एक बोरी अनाज खिलवाना चाहता हूँ। मेरे चाचा ने तुरंत जो है एक बोरी अनाज कबूतरों के लिए छत पे जा करके, और दूसरे मतलब बड़ी छत, गौशाला की छत के ऊपर कबूतर आते थे, वो करवाया। तो उन्होंने कहा घी और सोना जरूर दान कर। तो घी और सोना तुरंत दान किया और वो फिर से एकदम ठीक हो गए। तो कह रही मजाक की बात लगती है। और डॉक्टर को बुला लिया था। डॉक्टर भी थोड़ा होपलेस था, और हमारे दादाजी शाम तक बिल्कुल ठीक हो गए। उसके वो 6 महीने बाद तक जी। आपको हैरान हो अभी, परमात्मा गॉड नोस। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये रेमेडी की वजह से हुआ क्या हुआ, पर हालत ऐसी ही खराब थी। तो ये वो रेमेडी है जो मैंने अपनी आंखों से परिवार में होते हुए देखी। क्योंकि मेरे दादाजी खुद पंडिताई करते थे, तो उनको ऐसी चीजें बहुत मालूम होती थी। तो आपने भी ये सब देखा। अब अगले ग्रह के ऊपर चलते हैं। जगदीश जी बताइए, पापक ग्रह कौन सा कहाँ पर बैठा है? नेक्स्ट मंगल है सर, सिंह राशि में। आप समझिए यहाँ पर मंगल ग्रह का सिंह राशि में बैठ, ये बहुत सिंपल है। सिंह राशि का संबंध पेट से है, बाहरी पेट। ये ध्यान रखना, बाहरी पेट से। एक अंदर का पेट है जिसमें आते हैं, पेनक्रियास है आपके, ये बाहरी पेट की बात आती है सिंह में। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है सिंह में, प्रदीप जी आप बताइए प्लीज। पेट और जिगर। पेट और जिगर। जिगर लीवर को बोलते हैं जिगर, हिंदी में यकृत भी बोल देते हैं। जिगर वैसे यूनानी नाम है। जिगर जो नाम है ये यूनानी नाम है, इसलिए जो यूनानी दवाइयां होती हैं उनमें जिगर लिखा होता है। हिंदी में यकृत, इंग्लिश में लीवर। पंचम भाव से संबंध, पर यहाँ पर मतांतर है। कुछ राइटरों ने लीवर को छठे भाव से माना है। चलो ये कैसे देखते हैं ये मैं। अब मंगल का संबंध किस दोष से बताया था मैंने? पित्त से। कौन सा संबंध था? पित्त। आप साइड में रखी हुई उसको देख लिया करो जो आपने वो बनाई है। अब पित्त कहां पर आया? पेट पर। सिंह राशि पेट, तो पेट के अंदर पित्त बढ़ गया, तो आप क्या कहेंगे उसे? एसिडिटी की प्रॉब्लम। कि पेट में एसिड ज्यादा बन रहा है, गर्मी ज्यादा है, ठंडी चीजों का सेवन करें। तो उसे क्या करना चाहिए? ठंडी चीज। अब ठंडी क्या है? दूध को अगर आप ठंडा कर देंगे मीठा डाल करके, तो एसिडिटी को ठीक करेगा। और गुलाब जामुन भी अगर आप ठंडा करके खाएंगे तो भी एसिडिटी को कम करेगा। स्वाद का भी ध्यान रखना पड़ता है ना पासी जी, स्वाद से कंप्रोमाइज नहीं। वैसे तो उन्हें तुरंत उपवास पे जाना चाहिए अगर किसी के हो तो। ज्योतिषी को बड़ी समझदारी से काम करना चाहिए लोगों के भले के लिए, है ना। उसको कह दो अभी जा, आज से ही तेरा उपवास शुरू, और परसों जाके उपवास भूलना है तुझे, तो वैसे ही ठीक हो जाएगा।
एक सूत्र हमेशा याद रखें आयुर्वेद का, लंघनम परम औषधम, लंघनम परम औषधम, लंघन जो है परम औषधि है। यानी कि आप भोजन को छोड़ दोगे एक समय के लिए, 2 समय के लिए, तो वो परम औषधि का काम करते हैं, मतलब दवाई से भी बढ़िया है उपवास करना। और कोई पाप ग्रह किस भाव में, राशि में है? मुझे पर मंगल अस्त है, आप बता रहे थे कि वो भी बता देना। अरुणा जी लिख रही हैं आज एकादशी है, उपवास करो। ये अस्त कैसे होगा मंगल? मंगल प्रदीप जी ये कह रहे हैं कि सूर्य के साथ अस्त है। सूर्य तो 1 डिग्री का है, मंगल 18 डिग्री का है। फिर अस्त नहीं है, अस्त नहीं है, चेक करो दोबारा। अस्त नहीं है? नहीं, अगर 1 डिग्री जैसा आप बता रहे हो 1 डिग्री का है और वो 18 डिग्री का, तो कैसे अस्त सॉफ्टवेयर में भाई दिखा जी। रहा है पर है, है? सॉफ्टवेयर में दिखा रहा सर है गुरुजी, दिखा रहा मगर है पर अस्त है है। नहीं, औस नहीं है नहीं है सर, सर। 7.5 डिग्री के अंदर नहीं है तभी तो सर अस्त होगा ना। नहीं, फिर अगर ये 17 डिग्री का अंतर तो बहुत ज्यादा का अंतर है, नहीं हाँ अस्त नहीं सर है। ये तो नहीं, ये सॉफ्टवेयर में अच्छा, होना। दिखा रहा है अगर गुरुजी। मान लो अस्त होता, हमारा ये क्वेश्चन था कि अगर मान लो हो जाता तो ये कौन सा दोष पैदा करता? अस्त ग्रह वायु को कुपित कर देते, अस्त ग्रह वायु को कुपित कर देते हैं और वो बीमारी जल्दी से ठीक नहीं होती, कई सालों साल चलती है। अगर प्रश्न कुंडली में अस्त ग्रह आता है, अब जैसे मंगल अस्त हो जाता तो देना तो उसको पित्त चाहिए था, पर वो पित्त ना दे करके वो भी खुद वायु को कुपित करने वाला बन जाता। जैसे आग को जलाते हैं, अगर आप पंखा करने लग जाएंगे तो आग भड़केगी, तो वो मंगल की आग और ऐसे हवा चल रही है और वो आग भड़कती है। अब ऐसे में उस व्यक्ति को पित्त और वात दोनों की बड़ी भारी समस्या हो जाती है, गैस भी बहुत बनती, एसिडिटी भी बहुत बनती। वो बेचारे के साथ बहुत बड़ी, जिन लोगों को एसिडिटी और वात यानी वायु एक साथ बनती है ना, उनको कंफ्यूजन बहुत रहता है कि भाई क्या खाएं और क्या ना खाएं। पित्त जो है खाने की प्रेरणा देता है कि जल्दी से जल्दी खाओ, और वायु हो जाती है तो कहती है घी मत खा। अब ये है ना, शरीर के अंदर बहुत सारे साइड इफेक्ट पैदा करना शुरू कर देते हैं। वो व्यक्ति तेल से बचता है, घी से बचता है, और बॉडी का लुब्रिकेशन खो बैठता है। उसको नंबर 1 कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन होगा, खान पान पचेगा नहीं, खाया पिया पचेगा नहीं, मोटापा आना शुरू हो जाएगा। अब देखो, मोटापा कफ की बीमारी है, ध्यान से समझना, मोटापा कफ की बीमारी है, पर यहाँ क्या आ रहा है? वात और पित्त आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, वात और पित्त रहा है, व्यक्ति मोटा हो रहा है, बंदा कंफ्यूज है कि ये तो बताई थी कफ की बीमारी, भैया वो कर रहे हैं दोनों मिलके गड़बड़, वो अनबैलेंस है। अब बंदा क्या खाए क्या ना खाए, सबसे बड़ी उसकी जिंदगी की समस्या यही होती है। जो भी खाता है कुछ दिनों बाद वो भी परेशान करने लगता है। मान लीजिए उसने सोचा भी मैं फ्रूट पे रहूंगा, तो फ्रूट परेशान कर रहे हैं। उसने कहा चलो कुछ नहीं खाते, उपवास पे चलते, अब उपवास परेशान करने लग रहा है। अब उसने उपवास छोड़ते, उसको बड़ा रिलीफ मिला, फिर वो कुछ और खाता है, फिर वो अपने पुराने धर्रे पे आ जाता है, मतलब भाड़ में लग जाता है। फिर वो कुछ दिनों तक ठीक कर रहता है, फिर वो गड़बड़ी पे आ जाता है। तो इसलिए सबसे बड़ी उसकी टेंशन यही है कि भाई करें तो करें क्या। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है। अगर लेडीज को ये समस्या है कि उसका वायु कुपित है, साथ में पित्त भी बढ़ ज्यादा है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम होगी, गायनी प्रॉब्लम होंगी, ओवरी से संबंधी प्रॉब्लम होंगी, सिस्ट की डेवलपमेंट होगी, फाइब्रॉइड्स इत्यादि होंगे, पीसीओडी की समस्या होगी,
तो सोनल गौड़ जी चली गई, कहाँ चली गई? ये सब उनको मेरी हेल्प करनी चाहिए इस मामले में। डॉक्टर साहब मेरी हेल्प करा करो, ऐसे में जाया मत करो छोड़ छाड़ के। जी सर। तो इस तरह से ये बीमारियां आपको पता लगे, अस्त ग्रह का समझ में। अब मान लीजिए, आप देखिए इनमें वक्री ग्रह कौन कौन से? शनिचर और वक्री ग्रह मैंने रटा दिए। क्यों प्रताप जी? शनि और बृहस्पति। आप सबसे पहले लोग वक्री ग्रह पकड़ लेते हैं प्रताप जी। शनि और बृहस्पति दोनों हैं वक्री। जी सर। बिना सॉफ्टवेयर के पकड़ने लग गए ना सब लोग। यही हरियाणा वालों की कलाकारी है, देख लो। बिना सॉफ्टवेयर में दिखता ही है। सॉफ्टवेयर मैंने में कहा बिना कलर नहीं। सॉफ्टवेयर के बता दी, सिखा दिया कि कहाँ पर कैसे देखना है। सूर्य से कहाँ पर बैठा हो तो तुरंत वक्री पर। तो अब देखिए, शनि भी वक्री, गुरु भी वक्री। वक्री ग्रह अपनी प्रॉब्लम को पकड़ने नहीं देता। ध्यान से दोबारा बोल रहा हूं, वक्री ग्रह जो प्रॉब्लम दे रहा है उस प्रॉब्लम को पकड़ने नहीं देता है, यानी उसे क्या करता है? कंफ्यूज करता है। इसको कंफ्यूज करता है, पेशेंट को भी डॉक्टर को। पेशेंट अपनी सही बीमारी डॉक्टर को नहीं बता पाएगा, मतलब होगा कुछ बताएगा कुछ, मतलब उसके डॉक्टर को समझाने में ही उसका मामला गड़बड़ होगा। और डॉक्टर भी जल्दबाजी करेगा, पूरी बात सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, गड़बड़ी कर देगा। रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है। जैसे बंदा एक कोई जाए है और वो कहे जी मेरे हार्ट में, दिल में कुछ भारीपन सा फील होता है, ऐसा चक्कर से हल्के हल्के से फील होते हैं, मेरे को लगता है कि मेरा दिल डूबा डूबा जाता है। डॉक्टर ये नहीं कहेगा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, वो कहेगा अच्छा 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 ये तो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, सारे सिम्टम हार्ट के है। उसको ट्रेडमिल पे दौड़ा देगा, उसको सब सारे काम कर देगा, पता चला 10-12 हजार का बिल आ गया। बाद में कहेगा कि स्ट्रेस मत लिया करो, तुम टेंशन कुछ ज्यादा ही ले रहे हो, है ना। अब ये तुम गैस की गोली पकड़ो, सुबह 7 दिन खाओ, सुबह सुबह खाली पेट, और अपने घर जाओ। वो 12 हजार का बिल देगा, समझा देगा और भाग। अगर यहाँ पर ध्यान से सुनना, वक्री ग्रह नहीं होगा, मार्गी ग्रह हो, तो डॉक्टर तुम्हें अच्छा मिलेगा, यानी उस तुरंत इलाज बता दे। मेरे साथ बचपन में एक समस्या हुई। एक बार मेरे होठ इतने फट गए सर्दियों में कि वो काली पपड़ियां आ गई। मेरे पिताजी एक डॉक्टर के पास ले गए पड़ोस के। तो हमारे वहां पे ब्राह्मणों को दादा बोलते हैं, दादा। तो कहते हैं आओ दादा बैठो, क्या बात। तो वहां छोटा हो बड़ा हो, ब्राह्मण के बच्चे को दादा ही बोलते हैं। तो पिताजी ने कहा देखना ये बच्चे की ये हो रहा है, सर्दियां थोड़ी सी हैं, ज्यादा सर्दियां नहीं थी, थोड़ी सर्दी। तो उन्होंने कहा कि महंगा इलाज बताऊं या सस्ता इलाज? तो हम तो ठहरे कंजूस आदमी, बोले भाई सस्ता ही बता। उन्होंने कहा रोटी लेनी है और रोटी पर देसी घी लगाना है, और देसी घी जो गरम गरम देसी घी हो उसे अपने होठ पे लगाना है। हम ये प्रयोग करा, 3 दिन में सारा होठ गुलाबी। आप देखिए सिंपल सी बात थी जिसको लेके मैं परेशान। अब आप कहेंगे ये तो जो है ना आपको जो है लुब्रिकेशन की प्रॉब्लम है। मैंने जो होठों पे लगाने की ग्लिसरीन ग्लिसरीन वो जो आती वो भी लगाई थी, कोई काम नहीं करे। देसी घी ने तुरंत काम किया। डॉक्टर एमबीबीएस था, ऐसा नहीं कि आयुर्वेद वाला था। और उसने, तो मैं एक अपने को रिलेट करके देख रहा कि ग्रह अगर मार्गी है तो सीधा सीधा इलाज बता, नहीं तो गोल 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 घूमेगा। और इलाज हो मतलब होना कुछ चाहिए, होगा कुछ।
मेरे पास एक आदमी आया, कहता है मेरे को 5 साल तक हार्ट की दवा दी गई, जबकि मेरे को डायबिटीज थी इतने साल से, और उसको 7 साल तक हार्ट की दवा दी गई। अब बताओ उसका, और राहु की दशा चल रही कुंडली के अंदर। मैंने कहा भैया वाह। मैंने कहा इतने भैया तू एक ही डॉक्टर से, यदि 3 डॉक्टरों के पास गया था, हंसी खेल नहीं है, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गया, सबने कहा भाई हार्ट की प्रॉब्लम। बोला जी अब पकड़ा है जा करके, जैसे ही राहु की दशा बदली, देखिए कमाल, जैसे ही राहु की दशा बदली, बंदा एक और डॉक्टर मिलता है उसको, वो कहता है तू क्या कर रहा है? वो कहता है तेरे हार्ट की प्रॉब्लम ना थी ना है, पहले भी नहीं थी तेरे को हार्ट की प्रॉब्लम, ये दवाई गलत खिला रहा है, इसके साइड इफेक्ट हो गए हैं, तेरे को तो शुगर की प्रॉब्लम, शुगर चेक कराया, शुगर से हुआ बिल्कुल ठीक एकदम। बोला अगले 6 महीने बाद भी हार्ट चेक करा दो, कुछ निकल जाए तो तुरंत दवाई बंद कर। बोला मैं अटोरवा टाइप की कुछ दवाइयां ले रहा हूं, और खून पतला करने की और ये वो, बताओ ऐसी ऐसी। अब इसको ग्रह की दिक्कत नहीं कहेंगे तो किसकी कहेंगे? अब वो बेचारा किसी बाबा खान बंगाली के पास नहीं गया, और वो बेचारा किसी घसे पिटे आदमी के पास नहीं गया। मेरी मदर के साथ ये घटना गुड़गांव जैसे शहर में घटी कि मेरी मदर को घुटने में दर्द हुआ, पेन हुआ, तो मैंने कहा तुम मम्मी यहाँ पर आ जा, और मैंने मेरी माँ को यहाँ बुला करके टॉप के नाम क्या बताऊं मैं, सेक्टर 15 में टॉप का ऑर्थोपेडिशियन है और बहुत पुराना। तो मैंने पिताजी को जैसे ही नाम बताया, मेरे पिताजी ने कहा हाँ वो बहुत सीनियर आदमी है, बहुत बढ़िया है। तो हम उसके पास गए, उसने कहा इन्हें आर्थराइटिस की शुरुआत हो चुकी है, और इनको आर्थराइटिस की दवाइयां दी थी मेरी मदर, और हम लेते रहे 5 साल। मेरी मदर ने कहा कि मुझे कोई फायदा नहीं है। हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, उमकल हॉस्पिटल है DLF, वहां गए। वो उस जमाने का, मतलब उसने अटल बिहारी वाजपेयी साहब का कहते इलाज कर रहा था, तो उसने कुछ दूसरी दवाइयां लिख दी और कहा, मतलब उसने कहा हाँ हाँ ये कुछ इसी प्रकार का मामला है। इलाज नहीं हुआ, मतलब हमारी मदर को कोई रिलीफ नहीं हुआ। मेरी माँ ने कहा घुटने का दर्द अभी भी कहा है, हम बड़े टेंशन में है। किसी ने कहा इन चक्करों में क्यों पड़ रहे हो, दिल्ली के अंदर एक स्पाइन एंड इंजरी का हॉस्पिटल है, वहां चलो। अब वहां गए, वहां का डॉक्टर इतना हैरान हुआ, बल्कि गुस्से में आ गया। उसने कहा तो आप ले क्या रहे हो, आपको आर्थराइटिस की कोई बीमारी ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसने तुरंत वो सारे काटे, उसने कहा बेवकूफ डॉक्टर है ये, कमाल की बात हो। और उसने जो फिर दवा दी, मेरी मदर 3 दिन में ठीक हो गई, और उसके फिर 3 साल तक भी कोई गड़बड़ी। आप देखिए, तो ऐसा नहीं है कि, और ये हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर थे जिनके पास गए, मतलब ये नहीं कि कोई गली मोहल्ले के बेचारे क्लिनिक वाले को दिखाना। तो ग्रह का इतना ज्यादा असर मैंने देखा है जीवन में, कि जब ग्रह खराब स्थितियों में होते हैं तो अच्छे अच्छे डॉक्टर गुमराह हो जाते हैं, और पेशेंट की तो बेचारे की दुर्गति होती ही होती है, वो तो बेचारा कंफ्यूज होता ही होता है। उसके लिए तो भगवान का रूप डॉक्टर ही है, डॉक्टर जो समझाएगा वो तो वो समझेगा। तो ये चीज है, वक्री ग्रह जिस भाव में आ जाए, जिस राशि में आ जाए, उससे संबंधित रोग में कंफ्यूज करता है। जैसे यहाँ पर गुरु ग्रह देखिए कौन सी राशि में बैठा है, कुंभ में, कुंभ राशि में गुरु बैठे। गुरु राशि, कुंभ राशि में आप देखिए क्या क्या प्रॉब्लम है। अकल पिंडली, में घुटना होता है, पिंडली पिंड, और टकना। पिंडली टकना जो है कुंभ राशि में आता है। तो पिंडलियां जो होती हैं, यहाँ पर अक्सर खून इकट्ठा हो जाता है। आपको जान के हैरानी होगी, शरीर का बहुत सारा खून पिंडलियों में इकट्ठा रहता है, और जब आपको वायु विकार होता है तो पिंडलियों में पेन होता है। तो जैसे कोई दबाएगा तो बड़ा रिलीफ मिलता है। वो आजकल कुर्सियां भी आ रही है ना, वो कुर्सियों में दबाते हैं छोड़ती है, दबाते छोड़ती है। हाँ, तो
बस ये वही काम करती हैं, पिंडलियां दबाती है तो ब्लड एकदम सही बॉडी में सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। अब अगर इस व्यक्ति को प्रॉब्लम हो तो आप आंख बंद करके कहें कि वायु की प्रॉब्लम। गुरु ने वायु विकार दिया, क्यों? क्योंकि वो वक्री है। अब गुरु ने देना कौन सा था? कफ। राशि में है। देना कफ था, पर वो वक्री हो गया तो क्या देगा? वायु देगा। कहाँ देगा? पिंडलियों में देगा प्रॉब्लम। तो पिंडलियों में पेन की दिखा, वो कहेगी घुटने से नीचे नीचे पाँव में दर्द होता रहता है, वो व्यक्ति कहेगा। तो करना क्या है? अगर बुजुर्ग व्यक्ति है तो उससे कहो अपने बच्चों से पांव दबवाए, हैं, मालिश करवाए और पांव दबवाए। और आप लोग भी अपनी अपनी पिंडलियां दबा लिया करो कुछ समय के लिए, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो जाए। तो वो चेयर ले आए और है जी। चेयर ले ले वाली पिंडली दबाते रहेगी। हाँ, ठीक बात है। पहले हमारे यहाँ रिवाज था, रिवाज तो खैर आज भी है कि बहुएं अपनी जितनी भी बुजुर्ग महिलाएं होती थी घर की, सबके बैठ करके ऐसे पाँव दबाते। पाँव मीन्स पिंडलियां दबाने का रिवाज था। पाँव नहीं आगे से ऐसे दबाए। हमारे हरियाणा में ना सिर्फ पिंडलियां दबाती ऐसे, फिर नीचे ऊपर ऐसे 3 बार, तो बैठ करके दबाते। ऐसे नहीं केवल पैर छू लिए हैं, आजकल तो आते। और पंजाब का बुरा हाल है, पैरी पौड़ा पाजी, पैरी पौड़ा है, वो पैरी उसका घुटने से नीचे नहीं जाता, पैरी पौड़ा पाजी। खैर कहने का मतलब पहले हरियाणा में थोड़ा सा है, रोब बुजुर्गों का है। अब जैसे जगदीश जी भी लठ लिए घूमते हैं अपने घर में, इनका भी रोब पूरा है जगदीश जी? ठीक है ना सर? गॉन आर द डेज। अच्छा। No, sir. I am still enjoying that. I have an engineer बहू जो अब दुबई में बहुत बड़ी पोजीशन पर है। वो जब से आई है वो पैर दबाती है तो पिंडलियों को दबाते हुए दबाती है। जब वो आती है हम उसको कहते हैं माधवी ये नहीं छोड़ना, ये तूने करना ही है, we won't let you leave. It's also duty. Yeah, she is from UP actually. यूपी में है शायद। सर इसके लिए टेस्ट ये है कि आशी जी, मैं बिल्कुल जानता हूँ, आपकी बहू को भी जानता हूँ, आपके बेटे को। नहीं सर, मेरी बहू नहीं, ये मेरी बहू पैरी पौना प्रॉपर करती है। घुटने वाला मैं किसी को नहीं करने देती। मैं आपने समझाया था एक बार कि घुटने तक करोगे तो गोडे दुख जाएंगे घुटने पे हाथ लगाने से। तो मैं उनको सबको बोलती भैया पैर पाँव हाथ पैरी पौना करना तो पूरा करो, वरना मत करो। एक बात देखो, मैं कितना चेंज लेकर के आता रहता हूँ। उस आसन में बैठ जाओ, अपने आप ही पिंडलियां दब जाएंगी आपके शरीर के वजन से ही, ना किसी को कहना ना, और अपने आप ठीक। जगदीश जी, आपकी आवाज से थोड़ा कमजोरी लग रही है कि आप घर में नहीं चल पा रही है। नहीं, आवाज तो मेरी ठीक है, आवाज तो आप तक पहुंच रही है सर। नहीं, मेरे तक तो पहुंच रही है, पर उस आवाज में वो दम नहीं है हरियाणा के बुजुर्गों वाला कि जो लठ लेकर के चलता है ना। लठ का जमाना अब जा चुका सर। ये तो मैं भी देख रहा हूँ। हाँ, एक बात है। चलिए अगले उस पे चलते हैं। तो जैसे शनि ग्रह है, शनि ग्रह कौन सी राशि में है? मकर राशि में है जी, मकर। मकर मकर। हाँ, मकर राशि में और वक्री है। अब मकर राशि का संबंध घुटने से है। अब घुटने में, अब ऐसे में कभी कभी, अब देखिए वक्री है, कोई डॉक्टर कहेगा घुटना बदलवा लीजिए और कोई कहेगा जरूरत नहीं है, समझे? अब वो कंफ्यूज कर देगा वक्री। कोई कहेगा टकना बदलवाओ और कोई कहेगा नहीं बदलवाओ। हो गया ना कंफ्यूज। बाबा रामदेव सुबह सुबह कहेगा मत बदलवाओ, दोपहर में कोई आएगा वो कहेगा बदलवाइए बहुत जरूरी है, शाम तक वो कहेगा कोई बात नहीं, खाना पीना छोड़ दो, घुटना नहीं बदलेगा। बंदा कंफ्यूज करूं क्या? अभी मेरे सामने 3-4 दिन पहले, और भेजने वाले एक डॉक्टर ही थे जिन्होंने मेरे पास भेजा, वो बेचारा बिल्कुल ऐसे ही कंफ्यूज था।
कि डॉक्टर ने उसको कहा भाई ये तो नी रिप्लेसमेंट होंगी। अब बेचारा कंफ्यूज है, वो 6 महीने 9 महीने हो गए उसको टालते हुए, तो वो क्या उसके कभी कभी पेन हो जाता है बहुत ज्यादा, तो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कहता है कि एक ही बात कहता है भाई नी रिप्लेसमेंट। तो चलो अब की बार मैंने उसको तारीख दे दी, मैंने कहा देख भाई बदलवाने तो पड़ेंगे चाहे कुछ भी कर, तो अभी बदलवा ही ले तू। तो सितंबर का टाइम दिया है मैंने उसको बदलवाने के लिए। कहने का मतलब ये है अगर ग्रह मार्की हैं उस राशि में तो देयर इज नो कंफ्यूजन, जो बीमारी निकलेगी बीमारी वो ही होगी, उसका निदान भी होगा। अच्छा ये तो बड़ी बड़ी बीमारी की बात। मान लीजिए एक आदमी को कोरोना हो गया, वो रिपोर्ट कराने गया और उसे आज ही पता चला कि उसके कोरोना हो गया, तो अब तो कोरोना वाले जल्दी भागते हैं भाई ज्योतिषी के पास जाओ कि बचेंगे कि जाएंगे, हैं, क्योंकि ये तो बीमारी बड़ी भयंकर हो गई ना कोरोना, मतलब कैंसर से भी ऊपर की वो बना दी। कैंसर में तो आदमी चलो 1-2 साल रुकने के चांस है, यहाँ तो 14 दिन भी काटने मुश्किल हो जाते हैं। तो बंदा जरूर ज्योतिषी से पूछता है। तो आप कैसे पता लगाओगे कि रोग कब ठीक होगा? तो उसका बड़ी आसान टेक्निक मैं बता रहा हूं आपको कि आप ये देखिए कि किस ग्रह के किस राशि में प्रवेश करने से बीमारी आई। जब तक वो ग्रह उस राशि में रहेगा जब तक बीमारी रहेगी, उसके बाद बीमारी चलेगी। पर ये जरूर देख लीजिएगा सूर्य अच्छा होना चाहिए, गुरु अच्छा होना चाहिए। सूर्य और गुरु अगर अच्छे हैं तो मरेगा तो है नहीं, ये कंफर्म है। पर ये बीमारी कब जाएगी, यानी कि वो बेचारा कब कवर कर पाएगा। आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ जिन लोगों को बेचारों को कोरोना हुआ था उनको पोस्ट कोविड जो है कई बेचारे सिम्टम्स गलत गलत आ रहे हैं, तो वो अक्सर पूछते हैं कि ये सिम्टम कब तक चले जाएंगे, कब तक मैं पूरी तरह से रिकवर हो पाऊंगा। तो आप देखिएगा ग्रह जिस राशि में गया जिसके कारण रोग हुआ है, सूर्य से बुखार देखा जाता है, ये ध्यान रखना, बुखार की प्रॉब्लम सूर्य से आएगी। और सूर्य मकर राशि में कुंभ राशि में हो तो बुखार वायरल होता है, और सिंपल बुखार नहीं 2-3 दिन में, वो वायरल बुखार में होता है। तो 7 दिन भी ले जाए 10 दिन भी ले जाए कोई पता नहीं। कोई भी शनि या राहु दृष्टिपात कर दे सूर्य के ऊपर और ऐसे में बुखार हो जाए तो भी समझना ये लंबा चलने वाला बुखार है और इसको दिक्कत आ सकती है। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम हुई, कब हुई? जब सूर्य 15 डिग्री का था और शनि ने भी राशि परिवर्तित करी और पता चला उसकी 3री या 7वीं या 10वीं दृष्टि सूर्य पे चली गई और ऐसे में उसको बुखार हो गया। तो जब तक सूर्य उस राशि में रहेगा, यानी सूर्य जब तक शनि की दृष्टि से ओझल नहीं हो जाता, यानी अगले भाव में नहीं चला जाता, जब तक उसको बुखार की समस्या रहेगी। तो 15 दिन तक रहेगा वो उसी राशि में, और 15 डिग्री रह चुका है, यानी 15 दिन रह चुका है, 15 दिन अभी रहेगा। तो जब तक 15 दिन रहेगा शनि की दृष्टि में रहेगा, तो जब तक वो बुखार की परेशानी से जूझता रहेगा, उसके बाद निकल जाएगा। तो आपने कहना भाई 15-16 दिन लगेंगे, ठीक हो जाएगा। सर सूर्य की तो ये सारा दिन बदलती रहती हैं राशियां। सारा दिन कैसे बदलोगे आप राशि? 1 महीने में एक राशि बदलती नहीं है, अगर सुबह के टाइम पे निकालो तो उसमें फर्स्ट हाउस में मिलेगा, फिर 8 बजे तो के भाव बाद भाव बदलता है सर, राशि नहीं भाव बदलता है बदलता है। जगदीश। आप मरवाओगे हैं, ऐसे मत कहो, हर सूर्य जगह जब हाथ हो चेंज होता है जाएगा। तो सूर्य जब चेंज होता है तो संक्रांति होती है। मुझे बुजुर्गों से बहुत आशा है, ऐसा ना करो। सूर्य को एक दिन में कई बार पलटोगे तो दिक्कत हो जाएगी। सर यहाँ पर चंद्रमा और कारेश का कैसे प्रयोग करेंगे?
सिंपल है, आपने देखना है चंद्रमा की स्थिति क्या है। चंद्रमा प्रश्नकर्ता का मन है कि उसके मन में विल पावर कितनी है बीमारी से बाहर आने की। अगर चंद्रमा पीड़ित हो गया तो उस मरीज के अंदर ही विल पावर की कमी है, यानी उसी को अंदर से फीलिंग आ रही है यार शायद नहीं हो पाएगा, तो नहीं जूझ पाएगा उससे। तो ये विल पावर की कमी होने से रोग हावी हो जाता है। कारेश उसे कहेंगे जिस भाव से वो चीज निकल के आ रही है वो कारेश है। अब कारेश का संबंध किस चीज से बन रहा है? कहीं कारेश का संबंध छठे भाव से तो नहीं बन रहा, आठवें से तो नहीं बन रहा। उस तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाता है। जी ठीक है सर। कि ढंग से प्रैक्टिस करो बैठ करके, इसलिए मैंने आपको फोटो खींचकर भेजा है। सर बीमारी में सिर्फ राशि को ही कंसिडर करेंगे या भाव को भी कंसिडर करेंगे? भाव को भी करेंगे, नक्षत्र को भी करेंगे प्रताप जी, पर मोटा मोटा होता क्या है प्रश्न कुंडली में आपको फटाफट चीजें देखनी है। मैं आप लोगों को जो एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ वो फास्ट एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ कि आप बहुत जल्दी चीजों को कैसे पकड़ें। एक लेवल आएगा आपके पास परमेश्वर के आशीर्वाद से, जब कोई व्यक्ति पहले एडवांस में पैसा देगा, आपके पास क्वेश्चन 2 पूछेगा, आपको पता है कि अगले के क्वेश्चन क्या हैं, फीस आपकी 15,000 रुपये होगी, तो उस समय आप आराम से रिसर्च कीजिएगा। किसी ने पूछा कि मुझे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, ये क्या मैं कब तक ठीक होऊंगा? अब इस पे आप रिसर्च करिए। भाव भी देखना है, राशि भी देखनी है, ग्रह भी देखना है और नक्षत्र भी देखना है। प्रश्न कुंडली में इन सभी चीजों का इस्तेमाल हो। नवमांशा भी जरूर देखना है। हम नवमांशा भी इग्नोर नहीं कर सकते प्रश्न कुंडली में। नवमांशा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक टेक्निक है। कौन सा प्रश्न, जैसे नवमांशा कौन सा उदयमान हो रहा है, कौन से लगन का नवमांशा उदयमान हो रहा है, तो जिस राशि का नवमांशा उदयमान हो रहा है, जो भाव उदयमान हो रहा है, उस भाव से संबंधित भी उसके अंदर प्रश्न है, उसके मन में प्रश्न है। जैसे कई बार आदमी सोचता है यार मेन प्रश्न तो मेरे 2 हैं, और पूछ तो लूं मैं तीसरा भी पूछ लूं तो क्या बुराई है, पर उसे पता है तीसरा प्रेजेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे अक्सर व्यक्ति कहता है यार जी मेरी जॉब बताओ कब तक लगेगी, जॉब मेरी हट गई है। आज की डेट में उसके लिए जॉब का क्वेश्चन सबसे बड़ा है। अब आपने उसका जवाब दे दिया, उठने से पहले उसने सोचा यार जाते जाते तेरा लड़का 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, उसके बारे में भी पूछ ले। अजी मैं देखना एक बार मेरे लड़के ने 10वीं का एग्जाम दिया, ये कैसा सही रहेगा गलत रहेगा। अब उसने एक क्वेश्चन और मार दिया, यानी वो क्वेश्चन पूछने नहीं आया, ना ही उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसने फिर भी पूछ लिया। अब ये फिर भी पूछ लिया तो आप कहां से देखेंगे? नवमांशा वेरी इंपॉर्टेंट। आपके कुंडली के किस भाव को लगन में लेकर के आ रहा है, ये वो क्वेश्चन है। उस भाव से रिलेटेड प्रश्न आता है। इसमें 6 भाव उदित हो रहा है नवमांशा में। तो बंदा कहेगा जी मेरे एक देखना है कि मुकदमा चल रहा है चुपचाप, ये मामला सेट होगा कि नहीं होगा। तो ये उस तरह के प्रश्न है। तो चीजें सारी देखनी है, पर मैं कभी भी एक साथ चीजों को नहीं कराता, आप लोग जानते हैं। सारी चीजों को एक साथ करने से बहुत बड़ा कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है और व्यक्ति को कुछ नहीं समझ में। आसान चीज को मैं सबसे पहले बताता हूँ, फिर धीरे धीरे ग्रेडिंग बढ़ाता था। इसलिए आज मैंने राशि से लिया, पर बस भगवान ने आशीर्वाद ऐसा दे रखा है मुझे, जिस दिन मैं जो पढ़ाता हूँ सामने वाले को ये लगता है कि यही अल्टीमेट चीज है, यही आखिरी चीज है।
इसके बाद कुछ नहीं आएगा, बस ये यही है, पर ऐसा नहीं है, उसके बाद भी है। गुरुजी ये क्वेश्चन है, सपोज इसमें 3 से 4 ग्रह 3-4 ग्रह पाप ग्रह हैं, तब कौन सी बीमारी कंसीडर करेंगे जो मतलब अभिलाषा जी, सिंपल आपने ये देखना है कौन सा ग्रह ज्यादा बलवान है। देखो आपने कैसे देखना है, सूर्य और चंद्रमा ये युद्ध में नहीं करते, राहु केतु युद्ध से बाहर। बाकी अगर मान लीजिए 4 ग्रह बैठे थे, एक सूर्य 3 अलग, तो सूर्य को साइड में कर दो आप, बाकी 3 ग्रहों में से देखो कि किसकी डिग्री सबसे कम। जिसकी डिग्री सबसे कम है वो जीत गया। जो जीत गया का मतलब है उसकी बात मानी जाएगी, उसकी बात सुन ली जाएगी। तो रोग भी वही देगा, बाकी दूसरा कोई नहीं देगा। जो भी रिजल्ट देना उसी ने देने, फिर बाकी के नहीं चलने देगा। बाकी अपना रिजल्ट बहुत माइनर लेवल पे, ठीक है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? शुभ रात्रि। नहीं तो फिर एक क्वेश्चन सर, जैसे कुंडली, प्रश्न कुंडली अब शुरू हो गई है, तो अभी हम कैसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें? कोई भी किसी भी समय की बना के और किसी से भी प्रश्न पूछ लें? ऐसे नहीं पूछना, अगले को पूछने दो ना। अच्छा, हाँ जी। ये वो वाली चीज नहीं है। देखिए रत्ना जी, प्रश्न गलत, जैसे मैंने अभी प्रश्न जबरदस्ती लगवाया है और उसका टाइम भी चेंज कर दिया। आज की प्रश्न कुंडली की कोई रेलिवेंसी नहीं, कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ मैंने आपको पढ़ाने और सिखाने के, क्योंकि हम लोगों की क्लास का टाइम यही, और अभी 1-1.5 महीना ये मिनी लगन निकलता, तो आपको मीन लगन की प्रैक्टिस होती रहती, तो इसलिए मैंने चेंज करवा दिया, मेज कर दिया, ये जानबूझ के किया गया। पर अगर मैं इसको प्रश्न कुंडली के नियमों पे रखूं तो ये मामला फेल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रश्न कुंडली का नियम, प्रश्न उस व्यक्ति के अंदर से निकल करके आना चाहिए, और वो निकल के आना चाहिए जो उसके दिमाग की चिंता का विषय हो। अब मान लीजिए आप यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हो, बोला जी अब ये तालिबान का क्या होगा? अरे भाई तेरा तालिबान से क्या लेना देना, कोई लेना नहीं देना नहीं। इसका मतलब ये उसका प्रश्न दिमाग का नहीं है, ये उसकी जिज्ञासा है, केवल उसकी क्यूरियोसिटी है। ऐसे आंसर सफल नहीं होते, तो मतलब लेना देना नहीं है। प्रैक्टिस के लिए हमें किसी से पूछना पड़ेगा प्रश्न? नहीं, अगर कोई व्यक्ति आपके अड़ोस में पड़ोसन आती है और आकर के कहती है मैं अपनी बहू से बहुत दुखी हूँ, तो आप अभी प्रश्न कुंडली लगाती हूँ या नहीं होता ऐसा, बहू का इलाज बताती हूँ, है ना। उसको फिर बताना है कि मिर्च का छोंक ज्यादा देना है कि हींग का छोंक ज्यादा देना है बहू के खाने में, तो फिर उस तरीके से एक्सपेरिमेंट करना। मंगल आए तो कहना लाल मिर्च ज्यादा डाल दो, और शनि आए तो कहना काली मिर्च ज्यादा डाल दो। नहीं तो 2 लौंग वाला इलाज है अपने पास, वो मंत्र तंत्र में बताऊंगा। 2 लौंग जला करके कैसे काबू करना। प्रश्न कुंडली में आप अपने पड़ोसियों को बताते हैं, बच्चों के लिए अक्सर पूछते हैं। प्रश्न कुंडली वहां बहुत काम आएगी कि बच्चों के लिए कि देखना जी मेरे बच्चे ने अभी 12वीं के एग्जाम दिए, क्या रहेगा, या मेरे बच्चे को मैं नॉन मेडिकल दिलाऊं कि मेडिकल दिलाऊं, है ना। और कई तो बड़े मजेदार लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं जी देखना हमारा लड़का गधा है 1 नंबर का, अब देखना जी इसको कौन सा सब्जेक्ट दिलाऊं। तो मैं कहता हूँ कोई सब्जेक्ट मत दिलाऊं, क्योंकि गधे पढ़ाई नहीं करते हैं। फिर कहता है जी क्या मतलब? मैंने कहा तू ही तो कह रहा है मेरा लड़का गधा है, तो गधे को क्या पढ़ाना। फिर उसको समझ में आता है मैंने गलत बोला। नहीं जी नहीं, इतना बड़ा गधा भी नहीं है। हाँ सदर जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर, सर मेरे 2 क्वेश्चन थे। एक तो ये था कि सर मैंने देखा है कि यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो प्रश्न कुंडली के थ्रू पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस देते हैं,
मतलब उसके ऊपर पॉलिटिक्स कैसे, इलेक्शंस में कौन जीतेगा या किस, तो सर ये ठीक बात है? सदफ, जो प्रश्न कुंडली के अनुसार ये पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस नहीं की जा रही। प्रश्न कुंडली का नियम है कि सामने वो व्यक्ति बैठे जिसके लिए वो बहुत बड़ी बात है, वो उससे रिलेटेड है, तो प्रश्न पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए मेरा सगा भाई अगर इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ, क्योंकि मैं ब्लड रिलेशन का आदमी हूँ, और वो हारेगा ये जीतेगा वो मुझसे बहुत ज्यादा रिलेट करता है, यानी मेरे ऊपर उसका असर पड़ेगा। दूसरी बात, जो लोग प्रश्न कुंडली से कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। करना क्या चाहिए? मंडेन एस्ट्रोलॉजी के द्वारा पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस की जानी चाहिए। पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस मंडेन एस्ट्रोलॉजी द्वारा काफी अच्छे से डिफाइन हो सकते। इस समय मानदी की क्या सिचुएशन है, जैसे वर्चुअल होता है, मंडेन एस्ट्रोलॉजी और वर्चुअल में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है, सिर्फ कुछ नियमों का 2-4 पेज अगर आप याद कर लोगे मंडेन एस्ट्रोलॉजी के, तो आप उसमें पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। जैसे कि इस समय तालिबान के जो हालात हैं, तो आप ये प्रेडिक्शन कर सकते हो कि ये सरकार जो बनेगी ये कैसी गवर्नमेंट बनेगी, कैसी नहीं बनेगी, या इसका खात्मा कितने दिनों में होगा, या ये रूल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो वो पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस आपको करने के लिए मंडेन एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। नंबर एक बात देखनी पड़ेगी, अफगानिस्तान वर्ल्ड के मैप पर किस जोन में पड़ता है, यानी कि किस दिशा में वर्ल्ड वाइज किस जोन में पड़ता है, उसको उस हिसाब से आपको टैकल करना है। सर मिसाल के तौर पे आप जैसे सर जब ये तालिबान ने इसका हैंडओवर किया, तो सर उस वक्त का टाइम लेकर और उस वक्त का काबुल अफगानिस्तान की प्लेस लेकर सर हम कर सकते हैं? सदैव वो जो आप कर रहे हो ना, वो गोचर देख रहे हो। गोचर मंडेन बिल्कुल अलग, मंडेन टाइम पर नहीं। जैसे तूफान आने वाला है, इतनी ज्यादा आबादी पर प्रभाव पड़ेगा, या राजा का सिंहासन समाप्त होने वाला है, या राज समाप्त होने वाला है, ये टाइम से नहीं बताया जाता। मंडेन में कहा जाता है कि फलाने से लेके फलाने महीने तक कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घटेगी, किसी राजा का राज चला जाएगा। वो एरिया कौन सा होगा? भाई एरिया फलाने क्षेत्र का एरिया है, वहां का राजा का सिंहासन समाप्त हो जाएगा। तो मंडेन एस्ट्रोलॉजी इस तरह से बात करती है, वो टाइम बेस्ड बात नहीं करती है। वो पहले ही बता रही है कि तूफान आने वाला है कि नहीं, वो पहले ही बता रही है कि किसी पार्टी का समाप्ति होगी, वो पहले ही बता रही है कि किसी राजा का राज समाप्त होगा। तो ये मंडेन से भविष्यवाणी करनी चाहिए, ना कि गोचर के द्वारा। यही कारण है गोचर के द्वारा की गई भविष्यवाणियां व्यक्ति की कॉमन सेंस पर आधारित होती हैं। जैसे हर आदमी अब कॉमन सेंस लगाएगा, यार कई देशों ने उसको समर्थन दे दिया तालिबान को, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, चाइना भी कह रहा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पाकिस्तान तो करता ही है समर्थन, तो बहुत सारे कंट्रीज इस बार कह रहे हैं भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं तालिबान से। तो लोगों को लगेगा क्या यार, इसका मतलब तालिबान लंबा चलेगा। ये कॉमन सेंस के ऊपर आधारित बात है। तो वो गोचर में कोई ना कोई बात ऐसी बिठा देंगे और कह देंगे कि ऐसे ऐसे होगा, परंतु ऐसे नहीं होता, वो कॉमन सेंस के ऊपर है। तो सर इसका चार्ट, सर इसका चार्ट कैसे बनेगा सर, अगर मिसाल के तौर पे हम जानना चाहें कि तालिबान ने मेरा मानना है सदैव किसी भी देश का चार्ट नहीं बनाया जा सकता, मेरा अपना मानना है, ये मेरी पर्सनल राय है, क्योंकि वो देश सुदूर से बहुत पहले से कब था इसकी कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ था तो अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान का ही अंग था, पर पहले अंग था तो जमीन तो भूगोल तो वही था, लोग बदल गए, भूगोल नहीं बदला। तो हम कैसे माने कि किसी देश की कौन सी कुंडली हो सकती है? वो नहीं हो सकती। मेरा अपना मानना ये है, ये कुछ एक्सपेरिमेंटलिस्ट लोगों ने इसको बना दिया, और मेरा ऐसा मानना है ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग इंडिया का नक्शा बना देते हैं, भाई इंडिया तो बहुत पहले से था। आप लोग पाकिस्तान का नक्शा बना देते हैं,
पाकिस्तान के नक्शे में, सॉरी, पाकिस्तान की कुंडली बना देते, नक्शा नहीं बोलना चाहिए। अब आप सोचिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दिन में आजाद हुए, एक साथ आजाद हुए, 24 घंटे का अंतर लगा लो, कोई कहता मैं पहले, वो कहता मैं पहले। इसका मतलब कुंडली तो बराबर ही है, कोई बदलाव नहीं है बहुत बड़ा। जो ग्रह जिस राशि में बैठा है वो उस राशि में बैठा है, परंतु दोनों के रूल्स अलग हैं, दोनों के विचार अलग हैं, दोनों की अपनी व्यवस्थाएं अलग हैं, दोनों के फाइनेंशियल स्टेटस अलग है। तो ये कैसे संभव हो सकता है? तो इसका मतलब ये तर्क के ऊपर सेट नहीं बैठता कि पाकिस्तान और इंडिया एक ही दिन आजाद हो लगभग। और अगर आप ग्रह स्थितियों को देखेंगे तो पाएंगे लगभग हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ग्रह स्थितियां बिल्कुल सेम हैं। पर फिर इतना अंतर क्यों है? अंतर के पीछे अब हमारे पास कोई लॉजिक नहीं बचेगा। इसी तरह से हम अफगानिस्तान की भी कुंडली नहीं बना सकते। अब अफगानिस्तान के बारे में तो कहते हैं, जो अफगानिस्तान की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बड़े बड़े राजा डूब गए उसके अंदर, मतलब जो गया वो बेचारा गर्त में ही गया, जो भी उसके अंदर गया गर्त में गया। चलो मेरा हिस्ट्री से इतना रिलेशन नहीं है, मैं खुद बच जाऊंगा हिस्ट्री में, इसलिए ज्यादा पंगे नहीं लेने चाहिए। तो सदा मेरा मानना है कि देशों की नहीं बनानी चाहिए। हाँ, अगर आपको अपने चैनल के लिए बनाना है तो मैं आपको सही राय दूंगा। मंडेन एस्ट्रोलॉजी एक तो बड़ी नहीं है, मंडेन एस्ट्रोलॉजी के 4-5 पेज पढ़ो, मुश्किल से 20-25 सूत्र हैं, वो याद कर लो और आप बहुत ही सक्सेसफुली पॉलिटिकल कुंडलियां डिस्कस कर सकते। तो आपके चैनल के लिए भी अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपको पॉलिटिकल आपको अच्छा लगता है बोलना, तो ये अच्छी बात है। एक व्यक्ति पॉलिटिकली बहुत समझदार है, ये एक अच्छी बात है और होना चाहिए। आप बनाइए जो भी आप बनाना चाहते हैं। मेरी तो आप कई बार है ना व्हाट्सएप पे पूछते हैं, एक्चुअली में मेरे साथ क्या दिक्कत है, मैं जवाब तो कई बार देना चाहता हूँ, पर प्रॉब्लम क्या होती है, मेरी एक तो नॉलेज आपके कंट्री के नेताओं की बहुत कम है, बहुत कमजोर मेरी नॉलेज है। ऊपर से जो इस्लामिक धर्म है उसकी नॉलेज बहुत कम है मेरी। आपने जो प्रश्न पूछा था, कौन थे वो, हुसैन साहब के बारे में शायद पूछा, जी सर, उनकी कुंडली के बारे में पूछा। अब ये मेरे को सरप्राइज करने वाला प्रश्न था मेरे लिए। क्यों? क्योंकि हमें उस काल के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, तो आइडिया नहीं। दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसे चीज, आज ही देखो मेरी चार्ट में, ये देखो मंत्रवाली में अपने जो अरविंद जी हैं, उन्होंने लिखा कि अभिनव गुप्त जो थे, जो मैंने अभी मंत्रवाले में बताया था, और शंकराचार्य जी के बारे में बताया, उन्होंने कहा दोनों में 200 साल का अंतर है। तो ऐसे में मैं क्या कर सकता था भाई? अब मुझे तो पूरी हिस्ट्री नहीं पता। इट मे बी कि अरविंद जी सही कह रहे हो, ये भी तो हो सकता है, वो सही हो अपनी जगह पे। अब देखो कितना बड़ा गैप आ गया, एक 200 साल कोई छोटे बड़े नहीं होते, 2-4 साल आगे पीछे जाए। इसलिए मैं हिस्टोरिकल चीजों को बहुत कम लेता हूँ। इसलिए मैंने जब जगत गुरु शंकराचार्य जी की कुंडली कराई तो भी वहां पे ये बताया गया, भाई ये कुंडली का कोई भरोसा नहीं है बहुत ज्यादा, पर मुझे सटीक लगती है, उनके जीवन से मिलती जुलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि मिलती जुलती है। ऐसे ही आप हुसैन साहब की भी बना सकते हैं, भाई मिलती जुलती है उनकी जीवन की घटनाओं से, पर हम ये नहीं कह सकते कि यही करेक्ट है। वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे देश में बहुत विद्वान ऐसे हैं जो इस्लामिक विद्वान बहुत हैं, जिनको इन चीजों की नॉलेज बहुत है। हुसैन साहब के बारे में बहुत है। सच बताएं तो मेरे को 40 साल की उम्र में पता चला हुसैन साहब को, उनकी सदफ मुझे नहीं आइडिया था कि ये किस तरह से चलता है। मुझे बहुत देर बाद में ये समझ आई
कि जो लोग जो जुलूस निकाला जाता है, जो हुसैन साहब की याद में निकाला जाता है, उनका किससे संबंध है? आप इमेजिन करोगे 40 साल की एज में तो मुझे पता लगा, इससे पहले मुझे मालूम नहीं था। इसलिए मैं किसी की शान में कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि एक तो मुझे उनकी हिस्ट्री नहीं पता, दूसरा मुझे उनका टाइमिंग फैक्टर नहीं पता, तो ये बड़ा भारी चौका है। डॉक्टर सोनल जी। सर एक चीज, मैं सर थोड़ा मीटिंग से निकलूंगा, मुझे जाना है कहीं। हाँ कोई बात नहीं, ठीक, प्रणाम सर। प्रणाम। हाँ सदर जी। अगर नहीं वो, हाँ डॉक्टर जी, सोनल जी। सर अगर किसी का प्रश्न जो है वो चोरी से रिलेटेड है, हम प्रश्न लगा रहे हैं। सोनल जी अभी एजुकेशन करानी है, मैंने मैरिज करानी है, चोरी का प्रश्न कई क्लास चलेंगी चोरी वाले पे। अच्छा सर, एक्चुअली चोर पर्सनली कौन है, चोर की शक्ल कैसी है, चोरी कैसे हुई है, चोरी हुई है कि नहीं हुई है, नहीं, माल एक्चुअली कहाँ दबा पर्सनली रखा सर है। किसी की चोरी हुई है, मेरी सिस्टर के यहाँ पर ही हुई है, और उनका सवाल ये था कि जो सामान चोरी हो गया है वो वापस मिलेगा या नहीं। तो यहाँ पर कार्येश कौन होगा अगर हमने प्रश्न लगाई भी तो? सप्तम भाव, सप्तम भाव, ये मैं बता दूं।